बैठिए। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का याद हो गया है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, आज लेट हो गया थोड़ा। ऑनलाइन वाला अगर लेट, ऑनलाइन वाले को इंतजार बड़ी दिक्कत होता है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, चैप्टर का नाम तो देख ही लिए हैं। इसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा एटॉम क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है। इन दोनों की, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु के बारे में हम समझेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहला प्रश्न है कि पदार्थ की अनक्षरता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, पदार्थ की अनक्षरता का नियम, यह किसने दिया है? तो ये केमिस्ट्री के पिता, जिसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के पिता लेवाइयर हैं। ठीक है, इसको हिंदी में इस तरह, अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, लेवाइयर। तो कहीं हिंदी में कई तरह से इनका नाम देखने को मिलता है। तो पदार्थ की अनक्षरता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का प्रतिपादन लेवाइयर के द्वारा किया गया और यह केमिस्ट्री के पिता भी हैं। इन्हें माना जाता है केमिस्ट्री के जनक। अब यह नियम क्या कहता है, इस नियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पदार्थ की अनक्षरता का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो उत्पन्न होते हैं न ही नष्ट होते। मान लीजिए कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब हुआ कि जितना आपका इधर कार्बन और ऑक्सीजन है उतना ही इधर आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन आपका 5 ग्राम, ऑक्सीजन 5 ग्राम है, दोनों क्या है, 10 ग्राम है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, 10 ग्राम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो उत्पन्न होते हैं न ही पदार्थ नष्ट होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भिन्न भिन्न पदार्थ मिलकर के एक दूसरी प्रकृति का पदार्थ बना लेते हैं, लेकिन पदार्थ ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते। और इसी नियम को द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम कहा जाता है। इसी नियम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो नष्ट होते हैं न ही पदार्थ निर्मित होते हैं। हाँ, पदार्थ के परमाणु एक दूसरे से व्यवस्थित, अलग अलग तरह से व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते। इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है कि नहीं है। और दूसरा, पदार्थ अगर नष्ट नहीं होगा, जो भी पदार्थ अगर नष्ट नहीं होता है, न ही उत्पन्न नहीं होते, तो निश्चित तौर पर जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना ही द्रव्यमान। इसीलिए इस नियम को और क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहते हैं, यानी जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही बनने वाले उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। तो आपको पूछे पदार्थ की अनक्षरता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दोनों का प्रतिपादन किसने किया, लेवाइयर ने किया। किसने किया, लेवाइयर ने किया। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखिए वही प्रश्न है, क्या होगा उत्तर? क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूनों में
कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:4 रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO। और अगर आप नहीं जानते, जान लीजिए कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, और ऑक्सीजन का कितना, 16 है। इतनी जानकारी आपको। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 MU होता है और ऑक्सीजन का कितना, 16 MU। तो अगर इसमें अनुपात देखिएगा तो 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4, हमेशा 3:4 रहता है। आप किसी भी विधि से कार्बन मोनोऑक्साइड बना लीजिए, आप किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से कार्बन मोनोऑक्साइड ले आइए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप किसी भी तरह से तैयार करिए या कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए, उस कार्बन मोनोऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 3:4। ऐसा नहीं कि भारत का कार्बन मोनोऑक्साइड अलग है, अमेरिका वाला अलग है, फ्रांस वाला अलग है, और रूस का तो किसी से नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी भी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाइए, किसी भी स्रोत से कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राप्त कीजिए, उसमें हमेशा कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो कह रहा कि यह किस नियम की पुष्टि करता है, यह करता है स्थिर अनुपात नियम की पुष्टि, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि एक यौगिक को आप किसी भी तरह से बना लीजिए, एक यौगिक को किसी भी तरह से बना लीजिए। मान लीजिए कि आपने कार्बन से ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर भी, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर भी बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों अलग अलग तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि आप एक यौगिक को किसी भी तरह से क्यों न बनाए, आप एक ही यौगिक को किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त करें, उसमें हमेशा तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा, नियत रहेगा। एक यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप जल समुद्र से ले आइए या झील से ले आइए, महासागर से ले आइए, हमेशा उस जल में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु रहेंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा नियत रहेगा। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात का। और यह स्थिर अनुपात का नियम जो है प्राउस्ट ने दिया था। किसने, प्राउस्ट ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण नियम या पदार्थ के अनक्षरता का नियम लेवाजियर ने दिया था, और स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। और आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के जब केमिस्ट्री अपने विकास के प्रारंभिक दौर में था, जब केमिस्ट्री अपने विकास के प्रारंभिक दौर में था, तब इन्हीं सब नियमों का प्रतिपादन हुआ। अगर केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले कौन से नियम बने तो यही नियम था, द्रव्यमान संरक्षण। तो ये वो नियम है जिसका विकास केमिस्ट्री के शुरुआती अवस्थाओं में किया गया था। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने इस नियम का प्रतिपादन किया, उस नियमों की वो व्याख्या नहीं कर पाए। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, लेकिन जब प्राउस्ट से पूछा गया कि प्राउस्ट साहब मान लिए एकदम आप सही बोल रहे हैं कि एक यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान हमेशा नियत रहेगा, चाहे यौगिक को कहीं से लाए और कैसे भी बनाए, ठीक है चेक कर लिए, लेकिन प्राउस्ट साहब ये बताइए कि ऐसा हो क्यों रहा है। प्राउस्ट निकल गया, ठीक है। यानी कि रासायनिक संयोग के ये सब नियम केमिस्ट्री के विकास के प्रारंभिक चरणों में तो हुए,
लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने इन नियमों का प्रतिपादन किया वो इन नियमों को व्याख्या नहीं कर पाए। तब जाकर डाल्टन आया कि ये सब खाली नियम दे रहा है, इस सबसे प्रूव काहे न हो रहा है नियम। डाल्टन इन सब नियमों को चेक करते गया, पढ़ते गया, तब पता चला अच्छा पदार्थ परमाणु का बना होता है, सारा खेल परमाणु कर रहा है। तब जाकर डाल्टन इसी नियमों की व्याख्या करते करते डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। यानी ये सब नियम नहीं दिए जाते तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी फिर प्रकाश में नहीं आता। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन कैसे किया? नहीं कि डाल्टन ने सपना देखा आज सुबह उठ करके एकदम थ्योरी पेश कर दिया, नहीं। वो इन्हीं सब नियमों की क्या कर रहे थे? जांच कर रहे थे। क्योंकि ये सब नियम वैज्ञानिक तो दे दिए थे, सही थे, लेकिन प्रूव हो ही नहीं रहे थे कि आखिर ऐसा है क्यों। तो उन्होंने इस नियमों की व्याख्या करने की शुरुआत की। तब जाकर पता चला कि जब तक एटॉम की अवधारणा का हम विकास नहीं करेंगे कोई नियम प्रूव नहीं होगा। जैसे ही डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आई ये नियम प्रूव हो गया। खैर हमको जो समझना था समझ गए हैं ना, स्थिर अनुपात का नियम समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये दो तो सही है। ये गुणित अनुपात का नियम डेवी ने नहीं दिया है, ठीक है। डेवी गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये नियम जॉन डाल्टन ने ही दिए हैं। किसने दिए हैं? जॉन डाल्टन। किसने दिए हैं? गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो पदार्थ न तो उत्पन्न होते न ही नष्ट होते हैं, उसी को विस्तार में कर कहेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण नियम। आप स्थिर अनुपात का भी नियम समझ चुके हैं कि एक यौगिक को किसी भी तरह से बनाएंगे, किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे, उसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहेगा। गुणित अनुपात का नियम जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। परमाणु सिद्धांत पेश करने से पहले जॉन डाल्टन ने इन्हीं नियमों का प्रतिपादन किया। अब गुणित अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके केवल एक यौगिक बना सकता है। मान लीजिए हाँ, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दो तत्व हैं। तो क्या ये दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक ही यौगिक बना सकते हैं? नहीं, एक से अधिक। तो कोई भी दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है, केवल एक नहीं। ऐसा नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो एक ही तरह के कंपाउंड बनेंगे, नहीं, एक से अधिक तरह के कंपाउंड बनेंगे। कार्बन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एक परमाणु है, यानी इसका वजन कितना? अब 12 mu से ऑक्सीजन के कितने परमाणु रिएक्ट कर रहे हैं? 2। ऑक्सीजन के एक परमाणु का, अब यहां पर कार्बन का 12 mu कितना से रिएक्ट कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब 16-32 का जो अनुपात निकालिएगा वो कितना निकलेगा? 16 दूनी 32, 2 अनुपात। तो गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व, समझिएगा थोड़ा इन दोनों नियम से डिफिकल्ट है, अब पहली बार इस नियम को सीधे 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। 11th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में यही सब नियम समझाया हुआ। ये दोनों नियम तो 9th क्लास में भी चर्चा की गई है इसकी, ठीक है। लेकिन इन दोनों नियम की पहली बार चर्चा सीधे क्लास 11th में किया गया है। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का समान द्रव्यमान, एक तत्व का जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से अभिक्रिया करते हैं, जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से अभिक्रिया करते हैं, उनका अनुपात हमेशा सिंपल होता है। उनका अनुपात हमेशा सिंपल, 2:1, एक सिंपल, एक सरल अनुपात है। आपको पूर्णांक में ऐसा नहीं कि इसका अनुपात मिल जाएगा 2.5 अनुपात 3.7, इस तरह का अनुपात आपको कभी नहीं मिलेगा।
हमेशा आपको 2:1, 1:2, 3:2, 3:5 इस तरह का एकदम सिंपल रेशियो प्राप्त होगा। आपको इस पॉइंट में कोई रेशियो प्राप्त नहीं होगा। जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का समान द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से अभिक्रिया करते हैं आपस में एक सिंपल रेशियो में होते हैं, आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। उनका अनुपात पूर्णांक में दशमलव में नहीं हो सकता है। यही बतलाता कौन? क्लियर हो गया? नहीं तो नहीं क्लियर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हमें याद रखना है। आपको नियम को विस्तार में जाकर नहीं पूछेगा, पूछेगा तो कोई उसे बनाएगा नहीं, ये भी आज जान लीजिए। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। डेवी तो हंसने वाली गैस का खोज किया था। डेवी का जो खोज सबसे ज्यादा चर्चित सेफ्टी लैंप, ठीक है, कोयला के खदानों में सेफ्टी लैंप ले जाने पर सेफ्टी लैंप जो यूज होते थे उसके बाद टॉर्च का इस्तेमाल होने लगा, तो वो डेवी नहीं किया था। डेवी तो इतना आविष्कार किया कि बाद में भूल गया कि हम क्या क्या आविष्कार किए। ठीक है, इतने महान वैज्ञानिक थे। पोटेशियम का खोज डेवी ने किया था, हंसने वाली गैस का खोज डेवी ने किया था। तो डेवी बहुत बड़े स्तर के वैज्ञानिक थे और उन्होंने इतने खोज किए लेकिन किसी का कॉपीराइट अपने पास नहीं रखे। खोज के दे देते थे दुनिया को, जाओ बनाओ खेलो कूदो। यानी मतलब जो भी वैज्ञानिक उस जिस समय इन्होंने सेफ्टी लैंप बनाया था वो एक क्रांतिकारी खोज थी डेवी की। कोयला के खदानों में कभी भी घटना हो जाती थी, आग को लेकर जाने पर कई मजदूर मारे जाते थे, लेकिन सेफ्टी लैंप ने इस सब को क्या कर दिया? बंद कर दिया। उस समय डेवी जो है सेफ्टी लैंप के बारे में कोई कॉपीराइट नहीं लिया कि कोई जाइए बनाइए और मजदूरों का भला कीजिए, नहीं लिया। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर ने दिया था। ये नियम तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो इसको आप याद रखें कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया? रीचर ने। क्लियर? गुणित अनुपात का नियम। और रासायनिक संयोग के कुल कितने नियम है? 4। रासायनिक संयोग के 4 नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात। द्रव्यमान संरक्षण नियम को पदार्थ के अनक्षरता का भी नियम कहते हैं। क्लियर? सोडियम बाइकार्बोनेट का 6.3 ग्राम HCl के 10 ग्राम घोल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यदि सोडियम क्लोराइड कितना है? 12 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम है ये पूछ रहा है। यहां पर द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होगा कि नहीं होगा? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होगा तो इधर कुल द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम या पदार्थ की अनक्षरता का नियम कहता है कि इधर जितना द्रव्यमान है पदार्थ का उधर भी उतना होगा, द्रव्यमान नष्ट है। तो इधर कुल द्रव्यमान कितना है? तो इधर भी कुल द्रव्यमान कितना होगा? 16.3 ग्राम, जिसमें 12 ग्राम कौन है? तो 16.3 में 12 ग्राम क्या करिए? घटा दीजिए, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड 4.3 ग्राम, 4.3 ग्राम होगा। एनी प्रॉब्लम? साउंड नहीं आ रहा है सुनील कुमार। चलिए इंग्लिश थोड़ा बता दिया करें। अच्छा, इंग्लिश बता दिया करेंगे, लेकिन जिसका हमें आएगा उसी का न बताएंगे क्या? बहुत इंग्लिश मेरा भी मजबूत है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ है तो वो बताते जाएंगे। 6 नंबर, परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन नहीं, हाँ। अगर भारतीय ऋषि के बारे में तो महर्षि कनाद थे। कौन?
महर्षि कणाद थे जिन्होंने परमाणु की अवधारणा का जिक्र किया था, लेकिन मानता तो है नहीं, तो जॉन डाल्टन ही होगा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। और जैसे कि आप बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिस तरह प्रत्येक सजीव किससे बने होते हैं, ठीक उसी तरह प्रत्येक निर्जीव किससे बने होते हैं, एटॉम से बने होते हैं। सजीव के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वे सूक्ष्म इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक उसी तरह आप जितने भी निर्जीव देख रहे हैं वो किससे मिलकर बना हुआ, एटॉम से मिलकर बना हुआ। और यह एटॉम की जानकारी सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण, तो डाल्टन ने तो क्या दिया था, वो एटॉमिक थ्योरी की बात किए थे, परमाणु की बात किए थे, वे आयन की बात नहीं किए थे, वे अणु की बात नहीं किए थे, वे पदार्थ की बात नहीं किए थे, वे एटॉमिक थ्योरी में एटॉम की बात किए थे कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कण परमाणुओं से मिलकर बना है, जो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और परमाणु अविभाज्य है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्जीव पदार्थ परमाणु नामक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है और उस परमाणु को हम और विभाजित नहीं कर सकते, और विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु अभाज्य देख लीजिए, किसने कहा, जॉन डाल्टन ने। हालांकि इन बात गलत हो गया, ठीक है। हाँ, तो परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया, उस एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया, उन्होंने बताया कि पहली बात कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, वह एटॉम किस अवस्था में रहते हैं, वह एटॉम क्या है, अभाज्य है। ये तीन मुख्य बात की जानकारी दी उन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी में, लेकिन उनका यह बात क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप कहिएगा गलती चीज क्यों पढ़ रहे हैं, हटा दीजिए, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो निर्जीव जितने भी पदार्थ है वो सूक्ष्म कण परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन परमाणुओं को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। अब स्वतंत्र अवस्था में रहने का क्या मतलब है, स्वतंत्र अवस्था में रहने का मतलब है कि वो रिएक्टिव नहीं है, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। जिसे हम कहते हैं कि सोडियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं है और सोना स्वतंत्र अवस्था में रहता है। सोडियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं पृथ्वी के पर्यावरण में, लेकिन सोना, तो सोडियम स्वतंत्र अवस्था में पृथ्वी के पर्यावरण में नहीं है, मतलब ये रिएक्टिव है, किसी से जाकर रिएक्ट करके उसके साथ जुट गया। सोना रिएक्टिव नहीं है तो वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम जब भी कहते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते, इसका मतलब परमाणु रिएक्टिव नहीं है, अकेले रह सकता है वो। तो डाल्टन ने कहा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और वो परमाणु अविभाज्य है, लेकिन इसका दोनों बात क्या हो गया, गलत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी भूमिका थी कि इसके द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या, ठीक है। अभी तुरंत देखे ना, द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़े कि नहीं पढ़े, द्रव्यमान संरक्षण या पदार्थ की अनश्वरता का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये आपका क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग के कुल कितने नियम है, 4। गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कई बात आगे चलकर गलत हो गई, लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि केमिस्ट्री के विकास के प्रारंभिक दौर में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने जो रासायनिक संयोग के नियम को प्रतिपादित किए थे, उन नियमों की व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर आसानी से की जा सकती थी, जो व्याख्या
यह नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक नहीं कर पाए थे। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उनका सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियमों को सफलतापूर्वक व्याख्या कर पाए। यह सबसे बड़ी सफलता थी। हालांकि कुछ बात तो आगे चलकर गलत भी हो गया। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है। ये तो होगा नहीं, रासायनिक संयोग व्याख्या नहीं कर। गेलुसेक तो गैस का नियम है। गेलुसेक क्या है? गैस का नियम है। तो इसका उत्तर यही होगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। कह कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते, बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपके पास 2 किलो लोहा है। 2 किलो क्या है? लोहा है। तो 2 किलो लोहा में लोहा के जितना भी परमाणु होगा सब क्या होगा? एक समान होगा, है कि नहीं है? तो एक तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होते हैं? समान होते। लोहे के नमूने में लोहे के जितने परमाणु है बिल्कुल समान है। ऐसा नहीं है कि सोनू के पास जो लोहा है उसका परमाणु संख्या अलग है, अब मोनू वाला लोहा का परमाणु संख्या अलग है। ऐसा नहीं है। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते। हाँ, कुछ अपवाद हैं। जब समस्थानिक समबारिक आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ अपवाद निकलेगा। जैसे कि कार्बन 12 भी होते हैं, कार्बन 14 भी होते, तो इसको हम अपवाद की श्रेणी में रखते। लेकिन एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। जो कार्बन के परमाणु एंथ्रासाइड कोयला में है वही कार्बन का परमाणु बिटुमिनस में भी है। कार्बन का परसेंटेज अलग है लेकिन उसमें कार्बन का जो परमाणु वह बिल्कुल क्या है? सेम है। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? समान होते। पहला कथन क्या है? सही है। विभिन्न तत्व के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं। बिल्कुल सही है। यहां मान लीजिए एक सोडियम का परमाणु है, एक मैग्नीशियम का परमाणु है, एक एल्युमिनियम का परमाणु है। सोडियम का परमाणु का वजन कितना होता है? 23 mu। मैग्नीशियम के परमाणु का वजन कितना होता है? 24 mu। एल्युमिनियम के परमाणु का वजन कितना होता है? 27 mu है। तो बिल्कुल ये भी सही है कि विभिन्न तत्व के परमाणु विभिन्न आकार के होते हैं। बिल्कुल इन सब का आकार एक दूसरे से भिन्न होगा, द्रव्यमान एक दूसरे से भिन्न है, परमाणु संख्या एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। तो एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से अलग अलग होते हैं। हर दृष्टिकोण से। तो ये भी क्या है? सही है। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। बिल्कुल सही है। रासायनिक संयोग जब भी होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, तो उसमें कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है। केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है। मान लीजिए कि आपने हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दी और निर्मित हुआ क्या? जल। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल का निर्माण किया। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो रिया, तो हाइड्रोजन की तरफ से हाइड्रोजन का परमाणु भाग लिया, ऑक्सीजन की तरफ से ऑक्सीजन का परमाणु भाग लिया। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जो भाग लेते हैं तो पदार्थ का कौन भाग लेते हैं? और आगे जाएंगे तो एटॉम की तरफ से भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो कोई भी पदार्थ जो रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन में पदार्थ के कौन भाग लेते हैं? अब परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो भाग लेते हैं। तब जाकर रिएक्शन संपन्न होता है और किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक और सूक्ष्मतम कण है अणु, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा भाग लेते हैं कौन? कौन भाग लेते हैं? तो इसका मतलब सी भी सही है। तो इसका मतलब डी क्या होगा? फिर भी पढ़ देते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते हैं। संरक्षित रहते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मतलब संरक्षित, इधर हाइड्रोजन है नो, इधर ऑक्सीजन है नो, तो इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कि न है। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट होते न ही उत्पन्न होते हैं। जो परमाणु है वो फिर से नए तरह से व्यवस्थित होकर नए पदार्थ जरूर बनाते हैं, लेकिन परमाणु नष्ट नहीं होते हैं, परमाणु संरक्षित रहते हैं। परमाणु संरक्षित रहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट नहीं होता है और न ही नए परमाणु का निर्माण होता है, न ही नए परमाणु का निर्माण होता है। आपको कोई कहेगा कि दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाले ना तो सोडियम क्लोराइड बन गया, ये सरासर क्या है, गलत है। इधर न तो सोडियम है न तो क्लोरीन है, इधर ये बन सकता है नहीं। कोई भी तत्व, इधर कोई भी पदार्थ बनेगा वो कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मेल से ही बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं न ही नष्ट होते। हाँ, वो ठीक एक नए सिरे से व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण जरूर करते। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब डी क्या है, गलत। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित रहते हैं और इसे कहते हैं परमाणु संरक्षण का नियम। और परमाणु संरक्षण का नियम जॉन डाल्टन ने ही अपने एटॉमिक थ्योरी में दिया था। जॉन डाल्टन ही अपने एटॉमिक थ्योरी में दिया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट नहीं होगा, न ही नया परमाणु बनेगा। आगे बढ़े। अब देखिए, बहुत को 9 नंबर में दिक्कत है तो आप याद रखिए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से इन रासायनिक संयोग की व्याख्या की जा सकती है। अब कैसे व्याख्या की जाती है वो दरोगा के एग्जाम के बाद दरोगा बन के पता करेंगे। क्या 11 नंबर नहीं, बहुत को ये होता है कि कोचिंग में पढ़ने आए हैं, कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर की अपनी एक मतलब मजबूरी होती है और लोग अपेक्षा करने लगते हैं कि नहीं प्रोफेसरे वाला नॉलेज हमको चाहिए है कि नहीं। अब कोचिंग में आए तो कोचिंग का नॉलेज का जो है ना एक सीमा रेखा है, किसके बाद नहीं। विद्वान बनना है तो उसके लिए कॉलेज में प्रोफेसर साहब है, तो बहुत बात जो है छोड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ नौकरी लेना है और नौकरी हमारे जितने प्रश्न उसी में से कोई प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, बाहर आ नहीं सकता। आपको लगता है मेरा कलेक्शन कहीं पर है, पूरा आधा मार्केट तो हमारा नोट्स पढ़ा रहा है। 11 नंबर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, हाँ देखिए जो 9 नंबर नहीं समझे हैं उसी के लिए क्वेश्चन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है वो तो आप समझ ही गए कि मान लीजिए कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराइएगा ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मतलब इधर जितना द्रव्यमान है, मान लीजिए इधर है 20 ग्राम, तो इधर भी क्या होगा 20 ग्राम। यही कहता है कौन, द्रव्यमान संरक्षण, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही नष्ट होता है। जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही। और हम पहले ही जान चुके हैं कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के द्वारा हम रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कई बातें हैं। पहली बात यही है कि सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो परमाणु स्वतंत्र होते हैं, अभाज्य रहते हैं। तो कौन सा बात इस नियम को, द्रव्यमान संरक्षण नियम को साबित कर सकता है? तो वो नियम है कि परमाणु को ना तो
और न ही नष्ट किया जाता। डाल्टन का कहना था कि रासायनिक अभिक्रिया में नए परमाणु ना तो बनते हैं और न ही कोई परमाणु नष्ट होते। अब जब परमाणु ही नष्ट नहीं होगा तो फिर द्रव्यमान में कोई कमी होगी? मान लीजिए इधर का पदार्थ है, इसका कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होगा तो इसके द्रव्यमान में कोई कमी होगी? और ना ही नया परमाणु बनेगा, ना ही नया परमाणु बनेगा। और नया परमाणु अगर नहीं बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में तो क्या द्रव्यमान में वृद्धि होगी? तो डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में यह बात भी बताए हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नए परमाणु बनते हैं ना ही परमाणु नष्ट होते हैं। जब परमाणु ही नहीं बन रहा है कोई नया, ना ही कोई परमाणु नष्ट हो रहा है तो निश्चित तौर पर द्रव्यमान जितना था उतना ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की यही बात पूरी तरह से सही साबित करता है। किसको? या द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या डाल्टन के परमाणु थ्योरी की यही बातों से होती है। डाल्टन ने परमाणु थ्योरी में बताए हैं कि परमाणु ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, और यही कारण रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहते हैं, अर्थात जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही उत्पाद का होता है। क्लियर? नेक्स्ट आए, आगे बढ़े। तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में, आप यदि ये लाइन अगर दे दे तो निश्चित तौर पर उसका क्या होगा? तत्व के जगह यहां यौगिक भी दे देता तब भी इसका उत्तर क्या होता? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में केवल कौन भाग लेते हैं? परमाणु ही भाग लेते। ठीक है ना? जैसे कैल्शियम किसी अभिक्रिया में भाग लिया तो निश्चित तौर पर कैल्शियम का परमाणु भाग लेगा, लेकिन किसी अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड भाग लेते, इसके भी तरफ से कैल्शियम तथा ऑक्सीजन का परमाणु भाग लेगा। तो चाहे तत्व भाग ले चाहे यौगिक भाग ले, तत्व को रासायनिक संकेत और यौगिक को रासायनिक सूत्र के माध्यम से केमिस्ट्री में दर्शाया जाता है। ये पहले चैप्टर में आपको बता दिए हैं। तो अभिक्रिया में कोई भाग ले उसके तरफ से उसका परमाणु। तो अगर आपको बोल दे कि सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो निश्चित तौर पर वो केवल और केवल कौन है? परमाणु, एटम है। और सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं वो कौन है? अणु है, क्योंकि परमाणु रिएक्टिव होते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्लियर हो गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना पड़ेगा। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु वे अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। इसको तो डिस्कस हम कर चुके हैं कि एक तत्व के नमूनों में उनके सारे परमाणु बिल्कुल एक समान होते हैं, एक समान, लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कार्बन का परमाणु मैग्नीज के परमाणु से मिलेगा नहीं, अलग है उसका। तो ये क्या है आपका? तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल एक तत्व का परमाणु तत्व के सारे गुणों को दिखाएगा। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट, परमाणु का औसत आकार, हाँ ये औसत आकार है, ठीक है ना? परमाणु एक गोलीय कण है। परमाणु एक, कोई भी परमाणु वो उसकी आकृति कैसी होती है? गोल। चाहे आप लोहा की परमाणु की बात करें, मैग्नीज की परमाणु की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, किसी भी तत्व के परमाणु की अगर बात करिएगा वो परमाणु कैसा होता है? गोल। लेकिन सभी तत्व के परमाणु का आकार एक जैसा नहीं। किसी का परमाणु बड़ा, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का छोटा।
जितना अधिक सेल होगा परमाणु का आकार उतना बड़ा होगा। या हम किसका परमाणु बड़ा है किसका परमाणु छोटा है इसको तब समझेंगे और डिटेल में जब पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पेरियोडिक टेबल में जब हम वर्ग और पेरियोड का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम समझेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। लेकिन जब हम औसत आकार की बात करते हैं तो परमाणु का औसत आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसको एंगस्ट्रोम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये औसत आकार है। सारे तत्व के परमाणु गोलीय होते हैं लेकिन उसका आकार एक समान नहीं होता है। निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे छोटा है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्या है? सबसे छोटा। अभी तक कितने तत्वों की खोज हुई है? तो निश्चित तौर पर अब तक कितने प्रकार के परमाणु प्राप्त है? 118 प्रकार के परमाणु प्राप्त है। 118 प्रकार के परमाणु में सबसे छोटा परमाणु किसका? हाइड्रोजन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था, सही है। यौगिक समझते हैं ना, पहले चैप्टर में ही बता चुके हैं। यौगिक को रासायनिक सूत्र के माध्यम से दिखाया जाता है। तत्व को रासायनिक संकेत और यौगिक को रासायनिक तत्व को रासायनिक संकेत, यौगिक को रासायनिक सूत्र। तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा। बिल्कुल सही है, आप नहीं जानते जान लीजिए, कहा सही है। सर्वप्रथम एवोगाड्रो को हालांकि ज्यादा योगदान गैस वाले चैप्टर में, गैस वाले चैप्टर में एक नियम ही है एवोगाड्रो का नियम। लेकिन एवोगाड्रो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा? अणु कहा। क्लियर? तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण। तो अणु शब्द का जिक्र सबसे पहले किसने किया? एवोगाड्रो ने किया। क्लियर? और डाल्टन ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा? यौगिक अणु कहा था। तो दोनों का कथन क्या है? अब थोड़ा सा यहां पर आप समझ लीजिए कि एक तरफ है परमाणु, एक तरफ है अणु, मॉलिक्यूल्स। ये भी सूक्ष्मतम कण है और ये भी सूक्ष्मतम कण है, लेकिन अंतर है। परमाणु पदार्थ का क्या है? सूक्ष्मतम कण है। अणु भी पदार्थ का। हाँ। परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जिस तरह आप पढ़े थे ना कि सेल मिलकर उत्तक बन जाता है, उसी तरह परमाणु ही मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्लियर? तो किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? पदार्थ के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। अब परमाणु अणु कब बनाते हैं? तो जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उन परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन बनता है। जब परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है, तो वो परमाणु जुड़ जाते हैं। जब परमाणु जुड़ जाता है तो क्या बनता है? अणु। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु है और दो हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर के क्या बना लिया? ये क्या हो गया? जब ये एक से अधिक परमाणु है तो वो क्या है? तो अणु सूक्ष्मतम कण है, लेकिन उससे ज्यादा सूक्ष्म है कौन? क्योंकि परमाणु ही मिलकर क्या बनाएगा? अणु बनाएगा। परमाणु कब अणु बनाएगा? जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर परमाणु कैसे अणु बनाएगा? तो
तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणुओं के बीच एक बंधन बन जाता है। अब बंधन बनने के साथ ही परमाणु उस बंधन से जुड़ जाते हैं, जिससे क्या बनता है? अणु बनता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब उसके बाद एक अंतर और समझ लीजिए। कोई भी तत्व का परमाणु लिख लीजिए। किसी भी तत्व का परमाणु क्या है? गोलीय कण है। लेकिन भिन्न भिन्न यौगिकों के अणु एक समान नहीं होते हैं। किसी कोई अणु समचतुष्फलकीय होता है, जैसे आप पढ़े अमोनिया के अणु जो होता है ना, उसकी आकृति पिरामिड के समान होती है। मेथेन के जो अणु होते हैं ना, वो समचतुष्फलकीय होते हैं। वो क्या होते हैं? समचतुष्फलकीय होते हैं। समचतुष्फलकीय होते हैं। तो भिन्न भिन्न यौगिक के अणु एक समान नहीं होते हैं। किसी का अणु पिरामिड के समान है तो किसी का अणु समचतुष्फलकीय है, किसी का अणु अंग्रेजी के भी अक्षर के समान है तो किसी का अणु अलग अलग है। लेकिन अगर परमाणु की बात करिए कि सबका परमाणु क्या होता है? गोली होता है। लेकिन अणुओं की आकृति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अणुओं की आकृति क्या होती है? उसके बाद परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग। परमाणु स्वतंत्र नहीं होते हैं। परमाणु स्वतंत्र नहीं होते हैं। अपवाद है इनर्ट गैस, उसका स्वतंत्र होता है। लेकिन इनर्ट गैस का अतिरिक्त किसी भी तत्व का परमाणु स्वतंत्र मतलब वो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं मतलब ये रिएक्टिव नहीं होते। ये रिएक्टिव नहीं होते। ये रिएक्टिव नहीं होते। क्लियर? बात समझे कि ना? अणु परमाणु क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए, जितने तत्व उतने प्रकार के परमाणु। जितने तत्व उतने प्रकार के परमाणु। 118 तत्व है तो परमाणु भी कितने प्रकार के? 118 प्रकार के। लेकिन अणु केवल 2 प्रकार के। अणु केवल 2 प्रकार के। जितने प्रकार के तत्व उतने प्रकार के। और अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है, तो मतलब अब तक कितने प्रकार के परमाणु का पता चला है? 118 प्रकार। लेकिन अगर अणु की बात करें तो अणु केवल 2 प्रकार के। एक तत्व के अणु, एक और दूसरा यौगिक के अणु। तत्व के अणु और अगर अणु में केवल एक ही प्रकार का परमाणु है, अगर अणु में केवल एक ही प्रकार का परमाणु है तो वो किसका अणु है? अगर अणु में एक से ज्यादा प्रकार का परमाणु है, एक से, जैसे H2O में, H2O क्या है? अणु है जिसमें हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। कुल 3 परमाणु मिलकर यहां पर एक अणु बनाया है। तो अगर समान प्रकार के परमाणु से अणु बना है तो वो किसका अणु है? अगर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से अणु बना तो वो किसका अणु है? H2O ये यौगिक का अणु है। H2 ये तत्व का अणु है, ये हाइड्रोजन का अणु है और ये जल का अणु है। क्लियर हुआ? अणु और परमाणु में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? मुक्त अवस्था में कौन रहते हैं? अणु। क्या परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं? नहीं। अब यहां पर अगर आप सब कुछ समझ गए हैं तो इसका मतलब ये भी समझ गए कि अणुओं का निर्माण किससे होता है? परमाणु से। अणु का निर्माण किससे होता है? तो एक अणु का निर्माण जितने परमाणुओं से होता है वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है?
परमाणुकता कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। अणु का निर्माण किससे होगा? और एक अणु का निर्माण जितने परमाणु से होगा वही संख्या उस अणु की क्या कहलाएगा? यहां पर पूछ रहे फास्फोरस क्या होते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि फास्फोरस का एक अणु फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फास्फोरस का एक अणु फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए फास्फोरस क्या है? चतुष परमाणु, यानी कि टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, फास्फोरस क्या है? अब फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, चतुष परमाणु का है। इसका मतलब यह है कि फास्फोरस का एक अणु फास्फोरस के कितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं? फास्फोरस के एक अणु फास्फोरस के कितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं? 4। क्लियर? कोई दिक्कत? परमाणुकता समझे कि नहीं? निम्नलिखित में कौन एक परमाणु है? एक परमाणु, मोनो एटॉमिक। स्वराज जी किधर गया नोट? अल्लाह ने नोट किधर गया जी? न है। अब हम क्या कह सकते हैं? बहुत दिक्कत है तैयारी करने में, बहुत दिक्कत। रिलैक्स मूड में दरोगा की तैयारी नहीं होता है। हाँ, न ही रिलैक्स वाला नौकरी है दरोगा का। सब दशहरा में घर जाता है, वो ड्यूटी पर जाता है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जाग कर रखिए, सचेत रहिए, सजग रहिए, और एक एक प्रश्न जो करवा रहे हैं उसको एकदम जैसे खत्म हो वैसे याद रखिए। जमा करिएगा, जमे रह जाएगा, बाद में मौके नहीं मिलेगा। क्या बता रहे थे? एक परमाणु का परमाणुकता क्या है समझ गए? अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है। अब देखिए, ऐसे अणु जिसका निर्माण केवल एक ही परमाणु से हुआ उसे क्या कहेंगे? एक परमाणु कहेंगे। ऐसा अणु जिसका निर्माण एक ही परमाणु से हुआ है उसे क्या कहेंगे? एक परमाणु। और एक परमाणु केवल कौन होते हैं? अग्रिय गैस, इनर्ट तथा धातु, मेटल। एक परमाणु केवल कौन होते हैं? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस की संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? और उसके बाद धातु क्या होते हैं? जैसे सोडियम धातु है, लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कॉपर धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है। सारे के सारे धातु क्या होते हैं? एक परमाणु। हालांकि धातु वास्तव में एक परमाणु होते नहीं है, लेकिन इसको मान लिया गया कि एक के परमाणु है। इसलिए कभी भी धातु में Na2, N2, L2, L3 लिखे हुए देखे, धातु एक परमाणु होते हैं। इनर्ट गैस क्या होते हैं? एक परमाणु। मतलब एक ही परमाणु मिलकर क्या बना दिया? अणु बना दिया। अब जब एक ही परमाणु मिलकर अणु बना देते हैं तो इसके अणु परमाणु में कोई अंतर होगा ही नहीं। हीलियम का यही परमाणु है, यही अणु है। सोडियम का यही परमाणु है, यही अणु है। क्रिप्टॉन का यही परमाणु है, यही अणु है। लोहा का यही परमाणु है, यही अणु है। एक परमाणु के तत्व के, एक परमाणु के परमाणु अणु में कोई डिफरेंस, क्योंकि एक ही परमाणु मिलकर क्या बनाया है? अणु बनाया। बात समझे कि नहीं समझे? तो कह रहा कि कौन एक परमाणु है? एक परमाणु कौन होते हैं? उसके बाद कार्बन को भी क्या माना गया है? एक परमाणु। कार्बन जिसका रासायनिक संकेत सी है, कार्बन को भी क्या माना गया है? एक परमाणु। कार्बन को भी क्या माना गया है?
एक परमाणु का बता सकते कौन एक परमाणु का है? कौन है? इसके अलावा कोई भी एक परमाणु होते ही नहीं है। एक परमाणु अक्रिय गैस, धातु, उसके बाद कोई एक परमाणु नहीं होते। जितने भी सामान्य गैस हैं, जितने भी, जैसे क्लोरीन 2 परमाणु है, ऑक्सीजन 2 परमाणु है, ओजोन तो 3 परमाणु है। ओजोन क्या है? 3 परमाणु है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? उत्कृष्ट या निष्क्रिय या इनर्ट गैस एक परमाणु होते हैं। सही है। सामान्य गैस 2 परमाणु होते हैं। बिल्कुल, जितने भी सामान्य गैस है, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, सब क्या है? 2 परमाणु। सामान्य गैस में यही गैस आता है ना। सामान्य गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? 2 परमाणु। इनर्ट गैस 1 परमाणु, सामान्य गैस ओजोन 3 परमाणु। तो गलत कौन है? कर जल के अणु बहु परमाणु पॉलीएटॉमिक होते हैं। पॉलीएटॉमिक तब बोलते हैं जब अणु में परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो। 4 से अधिक हो। जल के अणु में 2 1, तो जल ट्राइएटॉमिक है। बहु परमाणुक पॉलीएटॉमिक तब कहते हैं जब अणु में, जैसे H2SO4 4 1 5 2 7 परमाणु मिलकर ये अणु तैयार हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? इस सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं। जल में तो केवल कितने परमाणु हैं? 3। जल में केवल कितने परमाणु हैं? 3। तो जल 3 परमाणु के ओजोन के तरह। क्लियर? ध्यान रखिएगा, पहले ही बता दिए थे अणु 2 प्रकार के होते, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। तो गलत कौन है? आपसे पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड कितना परमाणु है? हैं? 2 परमाणु है। 2 परमाणु है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है? रासायनिक संकेत, रासायनिक केमिकल सिंबल, ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तत्व के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रासायनिक संकेत से किसको इंडिकेट किया जाता है? तत्व को। अब कह रहा है कि एक तत्व के रासायनिक संकेत से क्या, मान लीजिए कि ये है आपको एल्युमिनियम, ये रासायनिक संकेत है। इस रासायनिक संकेत से तत्व का नाम आपको पता चला कि नहीं कि यह क्या है? और रासायनिक संकेत एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। एक परमाणु को क्या करता है? तत्व के एक परमाणु द्रव्यमानु को, यानी इन तीनों बात की जानकारी मिलती है। ठीक है। किसी तत्व के रासायनिक संकेत से, किसी तत्व के रासायनिक संकेत से तत्व के नाम, तत्व के एक परमाणु और तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान का पता चलता है। क्लियर? आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान बताइए, तो आप केवल कितने तत्व का बताइएगा? कितने परमाणु का? 1। अब 10 परमाणु को जोड़ कर नहीं बताइएगा। तो संकेत एक परमाणु के द्रव्यमान को इंडिकेट कर रहा है। आपसे पूछ दिया कि सोडियम का जो है ना परमाणु द्रव्यमान बताइए, आप कहिएगा 230 MeO। मान लीजिए आपसे कोई पूछे सोडियम का क्या बताइए, और आपने बता दिया 230। अब इतना कहेगा हाँ 10 को का एक साथ बताए हैं। तो ये तरीका क्या हो जाएगा? संकेत एक ही परमाणु के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। संकेत एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसी तत्व के रासायनिक संकेत से हमें 3 बातों की जानकारी मिलती है। तत्व कौन है, उसके बाद रासायनिक संकेत तत्व के एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। रासायनिक संकेत तत्व के एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि
H2, ये संकेत नहीं है, ये सूत्र हो गया। तो रासायनिक के संकेत तत्व के कितने परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है? एक। रासायनिक संकेत तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से सभी। 21 नंबर, पहले आप लोग विचार कीजिए तो पढ़िए तो। दोनों सही है। पीछे नहीं, आगे आगे देखिए। नोट नहीं है तो मोबाइल है, उसमें फोटो खींच के देखिए। 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता, परमाणु। एकदम सही। क्या? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता, अणु कहलाता। बिल्कुल, क्योंकि परमाणु मुक्त अवस्था में केवल, और अणु परमाणु में क्या डिफरेंस है वो तो जान ही नहीं गए हैं। धातु की परमाणुकता, अक्रिय गैस का, कार्बन का, और किसी कार्बन होते हैं, एक परमाणु कार्बन होते हैं। अणुओं के निर्माण समान तत्व या दो या अधिक परमाणु के संयोजन से होता है। 1 मिनट, क्या सब कह रहा है? अणुओं का निर्माण समान तत्व के दो या अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है। बिल्कुल, ये बात तो हम जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिलकर, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर, ठीक है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिलकर के ओजोन बनाते, ये तो सही है। अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा होना संभव नहीं है। सही है? गलत है। अणु कितने प्रकार के? तत्व के अणु और यौगिक के अणु। तत्व के अणु और तत्व के अणु जैसे O2, H2, Cl2, O3, यौगिक का अणु H2O, SO2, ठीक है ना, CO, H2SO4। तो यौगिक के अणु में तो हमेशा एक से अधिक प्रकार के परमाणु रहते हैं कि नहीं रहते? तो ये बात सही है, लेकिन अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं से होता है, और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं से बने अणु कैसे अणु होते हैं? यौगिक होने। जैसे जल के अणु में 2 प्रकार के परमाणु है कि न, हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु में 3 प्रकार के परमाणु है कि न है? तो अणुओं का निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से भी होता है, और अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से भी होता है। समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु किसके अणु? और भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं से बने अणु किसके अणु? क्लियर? कोई दिक्कत? अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। परमाणु अस्थाई कैसे होते हैं? देखिए, परमाणु तो अत्यंत क्रियाशील होते हैं, मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो कह रहा कि परमाणु जो अत्यंत क्रियाशील है वो अस्थाई कब होता है, स्टेबल कब होता है? तो परमाणु जब अणु बन जाए या आयन बन जाए तो वो क्या हो जाते हैं? अस्थाई हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु अत्यंत क्रियाशील था, रासायनिक अभिक्रिया में एक और हाइड्रोजन से जब ये अणु बन गया तो ये क्या हो गया? तो परमाणु जब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अणु में, तब वो स्टेबल हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। स्टेबल हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। यहां पर एक और है आयन। क्या? आयन। अब आयन किसे कहते हैं? परमाणु आप समझ गए हैं, अणु आप समझ गए। एक नया शब्द है आयन। आयन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आवेशित परमाणु को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है।
आवेशित परमाणु को क्या कहा जाता है? जैसे सोडियम प्लस ये परमाणु नहीं है, ये क्या है? क्लोरीन माइनस ये परमाणु नहीं है, क्या है? तो जब किसी परमाणु पर आपको आवेश दिख जाए तो समझ जाइए ये परमाणु नहीं, क्या है? आयन है। परमाणु पर जब आवेश दिख जाए तो वो आवेशित परमाणु क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। आवेशित परमाणु ही क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। क्लियर? और यहां पर एक और बात की, आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के? कैटायंस और एनायन, यानी ऋण आयन, एटायन मतलब धन आयन। क्लियर हुआ? आयन किसे कहते हैं? आवेशित परमाणु को ही क्या कहते हैं? आयन कितने प्रकार के होते हैं? और आप याद रखिएगा, मेटल हमेशा धन आयन बनाते, नॉन मेटल हमेशा ऋण आयन बनाते। धातु हमेशा धन आयन, अधातु हमेशा ऋण आयन। लेकिन आपको ये कि आयन बनता कब है? आयन बनता कब है? परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, वो बात तो आप समझ गए। थोड़ा दोस्त पंखा को घुमा दीजिएगा, गर्मी लग रहा है। तो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं तब बनाते हैं। क्लियर? लेकिन आयन कब बनता? तो आयन भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही बनते हैं। प्रकृति में जो धातु है, धातु को प्रकृति ने वरदान दिया है कि तुम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता, कर दो। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा कोई परमाणु, उस पर धन आवेश आ जाता है। और अधातु को प्रकृति का वरदान है कि वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाते हैं, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। आवेशित परमाणु को ही आयन कहते हैं। आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार का। आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्लियर हो गया? परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन क्या है, ये बात समझ गए ना? इसमें सबसे फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो एटॉम है। एटॉम ही नहीं रहेगा तो फिर अणु और आयन का कोई अस्तित्व, क्योंकि अणु को भी कौन बना रहा है? आयन को भी कौन बना रहा है? अणु को भी परमाणु बना रहा है, आयन को भी परमाणु बना रहा है। तो परमाणु तो अत्यंत क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जिसके कारण वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो वो अस्थाई कब होते हैं? तो अणु अथवा आयन के रूप में, अणु अथवा आयन के रूप में। क्लियर हो गया? अधिकांश परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थाई होते हैं। किस रूप में? तो अणु अथवा आयन के रूप में, अणु अथवा आयन के रूप में। क्लियर? कोई दिक्कत? किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या को क्या कहता है? परमाणुकता कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। ये बात तो हम जान ही गए हैं। क्या परमाणुकता तो समझ गए ना? एक परमाणु द्विपरमाणुक तो समझ गए हैं। अब तो आप रासायनिक सूत्र देखकर पता लगा लीजिएगा कि यह कितने परमाणुक है। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु का अणु के रूप में रहता है? एक परमाणु का अणु के रूप में या तो कौन? सल्फर तो बहुपरमाणुक है, क्लोरीन द्विपरमाणुक, अब फास्फोरस तो एक परमाणु के इनर्ट गैस धातु और कार्बन, कार्बन अधातु है। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र, रासायनिक संकेत से क्या क्या जानकारी मिलती है? क्लियर हो गया है? अब यहां पर कर रासायनिक सूत्र, ठीक है। रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से किसको इंडिकेट किया जाता है?
किसको? यौगिक को। जिस तरह तत्व को रासायनिक संकेत में व्यक्त किया जाता है, यौगिक को किस में व्यक्त किया जाता है? तो कर किसी पदार्थ के रासायनिक सूत्र से क्या पता चलता है? जैसे H2O एक रासायनिक सूत्र है, क्या इससे पदार्थ के नाम का पता चल रहा है? बिल्कुल। H2O देखेंगे तो हम कह देंगे क्या? जल का, क्योंकि एक रासायनिक सूत्र एक ही पदार्थ का हो सकता है। एक रासायनिक सूत्र कभी भी दो पदार्थ का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकता। पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता, बिल्कुल ये एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है। पदार्थ के अणुओं के एक मोल को प्रदर्शित करता, बिल्कुल एक मोल को प्रदर्शित करता है। तीनों कथन क्या है? अब इसमें एक नया वर्ड आ गया, क्या? मोल। मोल का हम जिक्र करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन आएगा तब यहां पर जिक्र डिटेल में नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ये तो समझ गए ना कि रासायनिक सूत्र किन किन बातों की जानकारी देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो किसी भी यौगिक के जो रासायनिक सूत्र होते हैं, किसी भी यौगिक के जो रासायनिक सूत्र होते हैं, वो रासायनिक सूत्र पदार्थ के नाम का प्रतिनिधित्व, पदार्थ के एक अणु का प्रतिनिधित्व और पदार्थ के एक मोल का प्रतिनिधित्व करता है। पदार्थ के यानी रासायनिक संकेत से भी तीन जानकारी, रासायनिक सूत्र से भी दो तीन बार आप उसको रट लीजिएगा। क्लियर? और आपको ये चैप्टर ग्रुप डी में खूब हेल्प करेगा। मतलब रेलवे का एग्जाम में, ग्रुप डी कर रहे हैं, रेलवे का एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दरोगा में अब तक जितने भी एग्जाम हुए एक या दो प्रश्न आए हैं, शायद एक ही प्रश्न आए, लेकिन और ध्यान रखिएगा जितना कर बहुत है कि किताब पढ़ने में लगे हुए हैं। हमको पीटी न देना है, मेरिट नहीं लेना है, मेरिट नहीं लेना है, सिर्फ कट ऑफ को पार करना है इस बार। तो इस बार आप सारा ऑब्जेक्टिव को क्या करिए? कंट्रोल कर लीजिए। अब मेंस में सारा थ्योरी को क्या कर लीजिएगा? कंप्लीट कर लीजिएगा, और उसके बाद मेरिट बन जाएगा। अभी कहिएगा हम दोनों चीज पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, पता चला परीक्षा तक ना थ्योरी हुआ ना क्वेश्चन हुआ, कट ऑफ से नीचे रह गए। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये दरोगा का एग्जाम नहीं है, दरोगा का पीटी एग्जाम दे है। बहुत धरफरा रहे हैं कि मेरिट नहीं बनेगा, डर रहे हैं। तो अभी हम बार बार करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कीजिए, कटअप को पार करना, बस हो गया, खेल खत्म है। और उसके बाद अगर आप सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया तो ये तो श्योर रहिए कि आपका पीटी आराम से निकलेगा, क्योंकि आपकी जितनी तैयारी है चेक कर लीजिएगा, मार्केट में उतनी किसी की नहीं तैयारी है। ठीक है, ये तब होगा जब याद कर लिए हैं। ठीक है, 29 नंबर। अब 29 नंबर के प्रश्न में ये थ्योरी वाला है किसी को। अब देखिए ना, इसमें वैलेंसी को याद करिएगा तबे समझिएगा। तो अगर आप थ्योरी वाला देखे होंगे, किन्हीं के पास भी होगा तो फोटो खींच लीजिएगा मोबाइल में, और यहां पर देखिए प्रमुख तत्व की वैलेंसी दिया हुआ है। ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा, जो केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल इसको समझने के लिए वैलेंसी याद होना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो नोट है उसके थ्योरी में वैलेंसी दिया हुआ है। जिनके पास थ्योरी वाला नोट नहीं है वो मोबाइल से फोटो क्लिक करके उसको याद कर लीजिएगा, और उसके बाद कल के क्लास में हम पूरा एकदम डिटेल से आपको समझा देंगे। अभी हम समझा सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत भागिए नहीं। ठीक है, हर बार आप लोग बच्चे जैसे हर बार। तो कल के क्लास में सब वैलेंसी याद करके आइएगा ना, कसम से बोल रहे हैं, याद करके आइएगा। ठीक है, और जिनके पास नोट नहीं है, हर बार नहीं है, फोटो क्लिक कर लेना है, उसके बाद कहीं लिख करके उसको याद कर लेना है। क्लियर? मिलते हैं कल के क्लास में। 28 कभी होगा?
28 का डी होगा। इनमें सभी बात की जानकारी मिलती है। अजय टेलीग्राम पर सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा। तो जो भी कार्य करता है उसको केमिस्ट्री के नोट के जिस पेज में वायलेंसी है उस पेज को फोटो क्लिक करके टेलीग्राम पर सेंड कर देना है। ऑनलाइन वाले को टेलीग्राम पर सब जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन वाले को थ्योरी कहाँ मिलेगा? थ्योरी बोले हैं डाल देने के लिए, आपके पीडीएफ सेक्शन में भी थ्योरी डाला जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। थ्योरी पढ़ना है तो बिल्कुल केवल लुसेंट, केवल हमारे नोट के थ्योरी में उलझिएगा, बहुत डिटेल में है, नहीं पढ़ पाइएगा। जो रियलिटी है बता रहे हैं, क्वेश्चन करिए और थ्योरी के लिए सिर्फ लुसेंट। ये पीटी एग्जाम है। मिलते दोस्तों कल के क्लास में।